वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग हब। पिछली वीडियो में हमने 4.1 किया था। इस वीडियो में हम 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, पिछले में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एग्जांपल भी दिया था, ये एक्टिविटी में जंग लग जाती है किसी भी आयरन में या फिर कोई मेटल होता है उसके अंदर जंग लग जाती है, ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना, ऑक्साइड की। इसमें कॉपर के बारे में हमने पढ़ा था। कॉपर को जब वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखा जाता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये क्या है, ऊपर इसके ग्रीनिश कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ मेटल नॉन मेटल इन एसिड एंड बेस। देखो, हमारे पास एसिड और बेस होते हैं, इनके अंदर मेटल या नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। वो देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं। देखो, जैसे पहला दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का ऑल ट्वाइस। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है, धातु है एक। ऐसे ही आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। ये बहुत सारी धातुएं जो होती हैं, इनके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बेस बनाता है। और बेस बनाने के साथ आपको पता है इनमें एक मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, देखो जिंक ऑक्साइड हो गया। ऐसे इसमें नॉन मेटल देखो, नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब देखो, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन होती है, नॉन मेटल, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एसिड मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको बेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है नीचे, देखो, ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड लिख सकते हो आप ऊपर, उसमें H2SO3। तो इसमें क्या है, सल्फर, ठीक है। आगे देखो, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब एक बार सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, जब हम इसे पानी में घोलते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, ठीक है, एसिड बनता है। फिर पहले सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड है तो इसको वाटर के साथ मिला देंगे, तो वाटर के साथ मिलकर ये क्या करेगा, सल्फ्यूरस एसिड बना देगा, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। फॉर्मूला याद रख लेना। The sulfurous acid turn blue litmus paper red. Generally oxide of non-metal are acidic in nature. देखो, आमतौर पे क्या होता है, जो नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक, अम्लीय होता है, ठीक है ना, एसिडिक। Recall the name of some of the laboratory acids and base you have read in class 7th। आपने 7th में पढ़ रखा है एसिड बेस के बारे में। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। आपको 4.4 टेबल जो ऊपर थे उसमें आपको लिख देना था।
आइडेंटिफाई द मेटल नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्ड ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल मेटल के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर एसिड बेस के अंदर कौन सा मेटल है या नॉन मेटल है। देखो क्या करता है, ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड है ना, एसिड जो भी है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। मैंने आपको बताया था एक कागज़ की पत्ती होती है, ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन चेक करने के लिए डालते हैं। देखो अगर ब्लू बेस है तो ठीक है, बेस है तो ब्लू, बेस से ब्लू याद रख लेना, ठीक है ना। और आपका एसिड है तो वो रेड बना देगा, ठीक है। अब देखो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर ली, अब वाटर के साथ अभिक्रिया करेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। देखते हैं कि मेटल नॉन मेटल वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। देखो ये सोडियम क्या है, इतनी सॉफ्ट मेटल होती है कि हम इसे चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसको खुली हवा में नहीं रखा जाता, केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये अभिक्रिया ना करे। अभिक्रिया करती है तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन और जो वाटर होता है उसके साथ अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है कि ब्लास्ट की फॉर्म में होता है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है एक साथ ही, जैसे बम पटाखे फटते हैं ऐसे ही अगर एक छोटा सा टुकड़ा वाटर में फेंक दिया जाए तो इसमें भी क्या होगा, बहुत तेज़ आवाज़ होगी और ये ब्लास्ट होगा। देखो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है कांच का, ठीक है। इस कांच के बीकर में वाटर फिल करना है और सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा, एक गेहूं के दाने के बराबर, ठीक है ना, एक गेहूं के दाने के बराबर क्या करना है, इसमें डाल देना है। जब आप डाल दोगे इसमें छोटा सा टुकड़ा, ठीक है ना, सोडियम का, तो आपको नोट करना है कि क्या होता है, ठीक है। ये देखो आपको दिखा रखा है, इसमें होता है ब्लास्ट, ठीक है ना, आग लगती है इसके अंदर। और ये एक्टिविटी आपको ध्यानपूर्वक करनी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं ये निकल कर बाहर भागते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, ढक देना है। और फिर क्या करना है, जो आपका वाटर था बीकर के अंदर, ठीक है ना, वाटर में जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, उस बीकर में जो सोडियम ब्लास्ट हुई है तो इस वाटर को चेक करना है कि ये बेस है या एसिड है। देखो सोडियम एक धातु है और धातु क्या है, जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बेस बनाती है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्यूशन आर एसिड और बेस, तो ये बेस होगा क्योंकि ये धातु है, ठीक है ना। अब देखो यू ऑब्जर्व सोडियम रिएक्ट विद vigorously with water, some other metal do not so. For example, iron react with water slowly,
देखो इतनी तेज़ और नहीं करते जितनी तेज़ ये सोडियम करता है। आयरन करता है तो धीरे धीरे करता है और गल के ख़त्म हो जाता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। इसमें क्या है, नॉन मेटल है जो वो वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। एयर में बहुत रिएक्टिव होती हैं। नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। कुछ में नॉन मेटल को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं फॉस्फोरस, बहुत रिएक्टिव होता है। फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैच फायर, इट एक्सपोज टू एयर। क्या होता है, जब भी ये हवा के कांटेक्ट में आता है तो अभिक्रिया करता है, आग पकड़ लेता है फॉस्फोरस। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। कि जो हवा होती है, हवा के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए इसे वाटर में रखा जाता है, ठीक है, पानी में रखा जाता है। फॉस्फोरस जो आपका माचिस की तीलियाँ बनी होती है, ये फॉस्फोरस की बनी होती है, लेकिन इनका जो टेम्परेचर होता है जलने वाला वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, देखो एसिड के साथ रिएक्शन। मेटल एसिड, देखो एसिड के साथ रिएक्शन देखो बहुत सिंपल होती है कि मेटल की कोई भी चीज़ आप एसिड के अंदर डालो तो वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से येलोविश कलर की, ठीक है, येलोविश कलर की। और जो मेटल होता है वो उसमें गल के ख़त्म हो जाता है एसिड के अंदर, ठीक है। इसमें एक टेबल दे रखी है, रिएक्शन विद मेटल, नॉन मेटल विद एसिड। यहाँ पर आपका डाइल्यूट एसिड दे रखा है, एक होता है आपका कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट, ठीक है ना। यहाँ पे जो एसिड दे रखा है वो डाइल्यूट एसिड दे रखा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है ना, वाटर होता है इस एसिड में, प्योर एसिड नहीं होते हैं, कुछ मात्रा इसमें वाटर की मिली होती है। और आपको हम बताएं तो एक कंसंट्रेटेड होता है, CONC लिखा होता है उस पर, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है ना। तो ये प्योर एसिड होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसलिए स्कूल या कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता है कि कंसंट्रेटेड का बहुत कम प्रयोग करते हैं, डाइल्यूट का ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये कम हार्म करता है डाइल्यूट। अब इसमें रिएक्शन दे रखी है कि भाई रिपीट द सेम एक्टिविटी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। टेस्ट ट्यूब लेकर इनमें क्या करना है, नॉन मेटल है, मैग्नीशियम रिबन, देखो बर्न करती है, आपको पता है बर्न करेगी और फिर उसमें राख रह जाती है। राख क्या है, एक बेस है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो देखो रूम टेम्परेचर पर वार्म होता है वो तो, ठीक है। इसमें रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इस टेबल को हम बाद में फिल कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ी हायर लेवल की दे रखी है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ करवा रखी हैं, ठीक है ना। इसको हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे।
Is there a difference in the way metal non-metal react with acid? What could the pop sound in some case due to the when a burning matchstick in the brought near the mouth of the test tube? You must have found that non-metal generally do not react with acid, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burn with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid. देखो कुछ क्या है कि इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगी और कुछ क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगी। बात डाइल्यूट की आती है, डाइल्यूट थोड़ा सा कम एसिड होता है इसमें, ठीक है ना। तो आपने डिफरेंस का तो आपको पता ही होना चाहिए कि एसिड और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करती है। नॉन मेटल तो जनरली करती नहीं है, ठीक है, करती हैं तो मेटल करती है जनरली। और मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है उनमें, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलने का मतलब है कि जब भी हम मैच स्टिक या माचिस की तीली क्या है कि जब हम उस गैस के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसमें क्या है एक पॉप साउंड निकलती है, ठीक है ना, पॉप साउंड। और आपका जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ये एसिड का आपको याद रखना है कि नॉन मेटल तो करती नहीं है रिएक्शन, लेकिन मेटल करती हैं, ठीक है। रिएक्शन विद बेस। अब बात करें हम बेस की, बेस के साथ रिएक्शन। What does the pop sound indicate? Pop sound क्या दर्शाता है? As before, the pop sound indicate the presence of hydrogen gas. Metal react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reaction of non-metal with base are complex. Non-metal की जो रिएक्शन होती है बेस के साथ वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, ठीक है ना। देखो बात करें हम पॉप साउंड की, तो पॉप साउंड आपको हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का आभास कराता है। और नॉन मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th. Let us observe some more reaction of that kind. देखो डिस्प्लेसमेंट में कुछ क्या होते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये एक को उसके दूसरे के स्थान से हटा देते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेस कर देते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अभिक्रिया कर लेता है, बाकी जो कम रिएक्टिव होता है वो साइड में हटा देते हैं उसको, ठीक है ना, वो अपने आप नहीं करता है। देखो यहाँ पे दे रखा है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल, क्या है फर्स्ट वाले में ABCD में 4 अलग अलग आपके मेटल दे रखे हैं। देखो फर्स्ट बीकर में क्या है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल। आपको पता होना चाहिए जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है कॉपर से, तो ये क्या बना लेगा जिंक सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है तो ये तो आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर टर्निंग, ठीक है। ये देखो आपके ऊपर अभिक्रिया ये बीकर में दे रखे हैं डिफरेंट सॉल्यूशन, जैसे ये आपका जिंक सल्फेट था, आयरन सल्फेट है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे कि ये जिंक सल्फेट है और आयरन नेल है, जिंक और आयरन में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो आपका कौन सा होता है जिंक सल्फेट, ठीक है। what changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate.
That is why the blue color of copper sulfate disappear and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of beaker. This reaction can be represented as follow. देखो ये पैराग्राफ बता रहा है कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो दूसरी कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें उसका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें जिंक को हमने ऐड किया तो जिंक उस सल्फेट के साथ, ठीक है ना, SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, उसको अपने साथ जोड़ लेगा, जबकि कॉपर को वो हटा देगा, ठीक है ना। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाएगा उसका ब्लू कलर, और एक पाउडरी लाल रंग का जो है वो उस बीकर के नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। जिंक सल्फेट यहाँ पे देखो, ये देखो ब्लू कलर का था, इसमें क्या हुआ कि जो इसका कलर है वो चेंज हो गया जिंक सल्फेट का, ठीक है ना। और क्या हुआ कि जो कॉपर था वो नीचे जमा हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये आयरन उसका था कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। सेकंड क्या था, कॉपर सल्फेट का और आयरन, कॉपर सल्फेट को मिलाया इसमें, कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हमने आयरन को ऐड किया तो इसमें क्या हुआ, आयरन ने अभिक्रिया कर ली, आयरन सल्फेट बना लिया FeSO4 और फिर इसका कलर चेंज कर दिया, देखो ब्लू से ग्रीन हो गया, और क्या हुआ, इसके जो कॉपर है वो नीचे ऐड हो गया, ठीक है ना। लेकिन इनमें तीनों में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, तीनों में कोई चेंज CDE। भाई जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ऑलरेडी, उसमें कॉपर को ऐड किया आपने, थोड़ी ना बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि जिंक की तो अभी क्रियाशील ज़्यादा है, वो तो वही रहेगा, ठीक है। आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट, आयरन ज़्यादा अभी क्रियाशील होता है कॉपर से, ठीक है ना, तो आयरन ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जिंक सल्फेट है और आयरन नेल है, आपको पता है जिंक ज़्यादा अभी क्रियाशील होता है तो जिंक ही रहेगा, तो तीनों में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो ये नीचे डिपॉजिट हो गया कॉपर का, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट था, जिंक के साथ अभिक्रिया कर ली इसने, तो जिंक सल्फेट बना लिया, और कॉपर क्या है, रेड मास, जो कि आपका नीचे जमा हो गया बीकर में। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर। तो जो बी आपका है, बी बीकर वाला, क्या था उसमें आपका कि बीकर बी में, देखो बीकर बी में क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन ने। अब हम बात करें कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन Fa, तो क्या होगा, FeSO4 बना लेगा, क्या होगा, FeSO4 बना लेगा, और कॉपर साइड में हट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यह अभिक्रिया आपको ऐसे ही लिखनी है, there should be have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in the beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why, when zinc can replace copper in beaker, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary, it follows definite rules based on fact। देखो बात करें हम कि कॉपर जो होता है वो क्यों हट जाता है, और जिंक क्या है उस सॉल्यूशन में क्यों घुल जाता है, तो ऐसा उसके साथ जैसे आयरन था, आयरन की जगह उसने ले लिया, उसने क्या कहते हैं, कॉपर की जगह आयरन ने ले ली, तो आयरन ने कॉपर की जगह उसको क्यों लिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जो मेटल होती हैं वो कुछ ज़्यादा भी क्रिया करती हैं, कुछ क्या है
देखो कि यहाँ पे हमने बीकर में देखा था कि भाई साइंस जो होती है फैक्ट पे चलती है, ठीक है ना, डेफिनेट रूल्स होते हैं। और आपको पता होना चाहिए जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है और आयरन से भी। अभी हम देखेंगे आगे मोर रिएक्टिव मेटल का क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव होती है, वो लेस रिएक्टिव को हटा देती है। लेकिन अगर लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, तो वो मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकती, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि डी और ई में जो हमारे बीकर थे उनमें चेंज क्यों नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आपको 3 मेटल दे रखे हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, इनको आपको एक सीरीज में लगाना है। देखो हम बताएं तो जिंक जो होता है, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। जिंक क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, किससे, आयरन से। और आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे, कॉपर से, ठीक है ना, COPPER, कॉपर से। 4.3 यूज़ ऑफ मेटल, नॉन मेटल के यूज़ कुछ दे रखे हैं कि हम बहुत सारी इंडस्ट्री में हम इसका प्रयोग करते हैं, गैजेट वगैरह बनाने में, मशीनरी में, एयर ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन और वाटर बॉयलर्स। देखो और कुछ हम नॉन मेटल्स भी हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे नॉन मेटल है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना, ये भी नॉन मेटल है। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉन मेटल यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। तो नॉन मेटल का यूज़ हम प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने में यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, ठीक है ना। उर्वरक जो होते हैं, खाद वगैरह जो होती है केमिकल वाली, उनमें भी नॉन मेटल होता है और उसका भी क्या करते हैं हम प्लांट्स की ग्रोथ करने में यूज़ करते हैं। देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जल शुद्धिकरण प्रोसेस में। नॉन मेटल का प्रयोग हम पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, मिश्रण, ठीक है ना, ऐसा, उसमें भी हम जो घाव हो जाता है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाते हैं, ठीक है ना, घाव के ऊपर, तो नॉन मेटल का ही होता है वो, उसका हम प्रयोग करते हैं। नॉन मेटल का प्रयोग हम क्रैकर्स, बम, पटाखे में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देखो पहली एंड बूझो, पहली कुछ पूछ रही है और बूझो भी कुछ पूछ रहा है। देखो डॉक्टर ने इसको आयरन की कमी बताई है, तो आयरन कहाँ पाया जाता है बॉडी में। देखो सबसे मेनली तो आयरन आपका क्या है, ब्लड के अंदर पाया जाता है, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो पहली कह रही है कि मैंने सुना है कि मैग्नीशियम प्लांट में पाया जाता है, तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है। देखो बात करें हम प्लांट की, ठीक है ना, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, ठीक है ना, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, इनमें जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना, ग्रीन कलर का किसके कारण होता है, वो मैग्नीशियम के कारण ही होता है। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि जो सूर्य की जो रोशनी आती है उसको कैप्चर करना, ठीक है ना, सूर्य की धूप को पकड़ना, ठीक है ना। ये किसकी बदौलत होता है, ये मैग्नीशियम के कारण ही होता है, ठीक है ना। प्लांट्स की पत्तियों में पाया जाता है, पावर हाउस के पीछे यही काम करता है, प्लांट में इस पत्तियों में इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। देखो ये बूझो क्या कह रहा है कि आयरन की कमी बताई डॉक्टर ने, तो हमारे बॉडी में आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है, हम बताएं तो आयरन क्या होता है कि 70% आयरन जो होता है वो ब्लड के अंदर होता है, ठीक है ना, ब्लड के अंदर 70%। और ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में सभी अंगों तक पहुंचाने का, ठीक है ना। और इसके कारण क्या हो सकता है, एनीमिया बीमारी हो जाती है इसके कारण। और जो आयरन की जो क्वांटिटी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में,
तो हमारी बॉडी में जो आयरन की क्वांटिटी होती है वो 5 नहीं, मेल के अंदर, मनुष्य के अंदर आपकी 4% होती है मेल, और फीमेल के अंदर आपकी होती है 3.5, ठीक है ना, ग्राम, परसेंट नहीं होती, 3.5 ग्राम और 4 ग्राम, ठीक है ना, 4 ग्राम और 3.5 ग्राम फीमेल के अंदर, ठीक है। और ये हमारे ब्लड के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आयरन प्रेजेंट होता है मसल के अंदर भी, ठीक है ना। और इसे कहते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है। तो हमें कुछ आयरन के लिए कुछ हमें क्या है कि वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको हमें खाना चाहिए ताकि आयरन की कमी दूर हो सके, जैसे कि दाल वगैरह होती हैं, लेग्यूम्स वगैरह, ठीक है ना, जैसे कि स्पिनच, पालक वगैरह। तो उसके अलावा कुछ नॉन वेज भी हैं जिन्हें हम प्रेफर नहीं करते, वो नहीं खाने चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टोटल इसके क्वेश्चन आंसर आपके 11 है, ठीक है।